सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अजय और विजय को 24 गुणा x की घात 5 को 2 एक पदी के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए कहा गया। उनके उत्तर निम्नलिखित आए। अजय को कुछ ऐसा मिला और विजय को कुछ ऐसा। किस विद्यार्थी का उत्तर सही है? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोको और देखो कि किस विद्यार्थी ने इसे बिल्कुल सही किया है। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अजय का उत्तर है 8 गुणा x की घात 3 गुणा 3 गुणा x की घात 2। अब यहाँ पे अगर मैं संख्याओं का गुणन करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 8 गुणा 3, और अगर x का गुणा करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा x की घात 3 गुणा x की घात 2। अब 8 गुणा 3 ये तो 24 होता है, और यहाँ पे मेरे पास है एक गुणनफल जिसका आधार समान है पर घातें अलग अलग हैं। तो ये तो मैं जानता हूं कि अगर हमारे पास आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो उनका जो गुणनफल होता है वो एक ही आधार होता है जहां पे घातें जुड़ जाती हैं। तो चलो वही काम यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा गुणा x की घात 3 धन 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 गुणा x की घात 5। तो ये तो बिल्कुल सही है। चलो अब देखते हैं विजय ने क्या किया। अब विजय ने इसे लिखा है 4 गुणा x गुणा 6 गुणा x की घात 4। तो चलो करते हैं, पहले संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 4 गुणा 6 गुणा यहाँ पे हमारे पास x गुणा x की घात 4। तो ये बराबर होगा 4 गुणा 6 तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ 2 संख्याएं हैं जिनके आधार बराबर हैं पर घातें अलग अलग हैं। तो चलो यही लगाते हैं। ये बराबर होगा एक ही आधार के जहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पे जो घात है वो है 1, तो ये जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आएगी 1 और 4। तो हमें मिलेगा 24 गुणा x की घात 5। तो अरे वाह, विजय ने भी बिल्कुल सही किया है। बहुत ही बढ़िया। यानी कि इसे हम अलग अलग प्रकार से 2 एक पदी के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया है 24 गुणा x की घात 5। तो चलो एक काम करते हैं, 24 को हम लिख देते हैं 12 गुणा 2, एक ही बात है, 24 है। और x की घात 5 इसे हमें तोड़ते हैं 2 टुकड़ों में, तो समझो इसे मैं लिखता हूँ 3 धन 2। तो ये बराबर होगा 12 गुणा 2 गुणा x की घात 3 गुणा x की घात 2। चलो इसे अलग अलग कर देता हूं। तो यहाँ आएगा 12 गुणा x की घात 3 गुणा 2 गुणा x की घात 2। तो मैंने भी इसे 2 अलग अलग एक पदी के गुणनफल में लिख दिया। इस वीडियो में हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे। तो अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है x का वर्ग धन
6x धन 9। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसका गुणनखंडन करना है दो द्विपद के रूप में, तो तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें इस 9 के ऐसे गुणन ढूंढने होते हैं जो गुणा करके हमें 9 मिले, और उन दोनों गुणन को जब हम जोड़ें तो हमें 6 मिले। तो 9 के जो गुणन हैं वो है 1, 3 और 9। उनमें से अगर मैं 3 और 3 लेता हूँ तो 3 और 3 को गुणा करके हमें 9 मिलता है, और 3 और 3 को जोड़ के हमें मिलता है 6। तो हम जानते हैं कि इस बहुपद के दो गुणनखंड हैं x धन 3 और x धन 3। इसे हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है x धन 3 के पूर्ण वर्ग के। तो इस तरह से हम पूर्ण वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ये बहुपद पूर्ण वर्गीय क्यों है, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास 3 पद हैं। उनमें से एक पद जो है वो हमारे चर x का वर्ग है, और यहाँ जो एक पद है वो है एक अचर का वर्ग, और यहाँ जो x का जो गुणन है वो दुगना है, वो दुगना है इस अचर के 2 गुना 3। तो चलो एक उदाहरण से इसकी जांच करते हैं। तो अगर मेरे पास है a का वर्ग धन 14a धन 49, तो क्या ये इस रूप में है? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास है एक चर का वर्ग a का वर्ग, यहाँ हमारे पास एक अचर का वर्ग है जो है 7, यह है 7 का वर्ग। तो क्या यहाँ हमारे पास 2 गुणा 7 है? तो देखते हैं क्या हमारे पास 2 गुणा 7 है। ये जो a है एक घातीय चर, तो इसका जो गुणन है वो 2 गुणा 7 है। और तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो संख्या है, ये जो अचर है, ये है 7 गुणा 7, और a का जो गुणन है वो है 7 धन 7। तो ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है, यानी कि ये बराबर है a धन 7 के पूर्ण वर्ग के। चलो ये हम पता करते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो हमारे पास है a धन 7 गुणा a धन 7, जो बराबर होगा इस a को इस a धन 7 से गुणा करने के, तो इस a को गुणा करने के a धन 7 से, और धन इस 7 को गुणा करने के इस a धन 7 से, तो धन इस 7 को गुणा करने के a धन 7 के। अब ये a और ये a गुणा हो जाएंगे, जो हमें मिलेगा a का वर्ग, और ये a और 7 गुणा हो जाएगा तो हमें मिलेगा धन 7a। यहाँ पे धन 7 और a गुणा होगा तो हमारे पास आएगा धन 7a, और धन 7 और धन 7 गुणा होके हमारे पास आएगा 49। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ हमारे पास a का वर्ग है, यहाँ हमारे पास 7 का वर्ग है 49, और ये जो 14a है, ये 14a हमें यहाँ से आ रहा है 7a धन 7a से। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इसे हम ऐसे भी कर सकते थे कि हमारे पास है a धन b का पूर्ण वर्ग, जो बराबर होगा a धन b गुणा a धन b। तो चलो अब इन दोनों गुणनखंड को हम गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ये जो a है ये गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो हमें मिलेगा a गुणा a धन b, और ये धन b जो है वो फिर से गुणा हो जाएगा इस a धन b से, तो धन b गुणा हो जाएगा a धन b से। तो हमें क्या मिलेगा? अब ये a और ये a गुणा होके हमें मिलेगा a का वर्ग, ये a और b गुणा होके हमें मिलेगा धन ab, ये b और a गुणा होके हमें मिलेगा धन ba, जिसे हम धन a भी लिख सकते हैं, और ये b और ये b धन b और धन b गुणा होके हमें मिलेगा धन b का वर्ग। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमें यहाँ मिल रहा है a का वर्ग धन ab, और ab हमारे पास आ जाएंगे 2ab धन b का वर्ग। तो ये बिल्कुल बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है, जहाँ हमारे पास a का वर्ग है, b का वर्ग है, और यहाँ हमारे पास है 2ab 2 गुना 7 गुना a। तो इस तरह से हम किसी भी वर्गीय बहुपद का गुणनखंडन कर सकते हैं। मैं एक
आखिरी अलग तरीके का उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पे। समझो हमारे पास है 25 धन 10x धन x का वर्ग। तो क्या ये वर्गीय बहुपद है? तो देखते हैं। हमारे पास यहाँ होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो ये है 5 का पूर्ण वर्ग। यहाँ भी हमारे पास होना चाहिए एक पूर्ण वर्ग, तो यहाँ हमारे पास है x का पूर्ण वर्ग। और यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए 2 गुणा 5 गुणा x, तो वो है हमारे पास है 10x। तो ये बराबर है 5 धन x के पूर्ण वर्ग के। ये अगर हमें ऐसे दिया जाता कि हमें दिया जाता x का वर्ग धन 10x धन 25, तो भी ये उसी तरह से आता कि ये है x का वर्ग, ये है 5 का वर्ग और ये है 2 गुणा 5 गुणा x, तो ये होता x धन 5 का पूर्ण वर्ग, जो ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह से हम वर्गीय बहुपदों का गुणनखंडन कर सकते हैं। गुणा करें। ऋण 4x के वर्ग को हमें यहाँ गुणा करना है इस कोष्ठक के अंदर व्यंजक से, और इस कोष्ठक के अंदर जो व्यंजक है उसमें मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 3 पद है। पहला पद है धन 3x का वर्ग, दूसरा पद है धन 25x और तीसरा पद है ऋण 7। तो हम इस ऋण 4x के वर्ग को इस कोष्ठक से गुणा करने के लिए बंटन धर्म का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हम इस ऋण 4x के वर्ग को एक एक करके इन तीनों पदों के साथ गुणा कर लेंगे और उन सारे गुणनफलों को हम जोड़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ऋण 4x के वर्ग को हम गुणा करते हैं 3x के वर्ग से। तो हमें यहाँ पर मिलेगा ऋण 4x का वर्ग, ये हम गुणा कर रहे हैं 3x के वर्ग से। तो ये हुआ हमारा पहला गुणनफल। इसमें हम जोड़ेंगे हमारा दूसरा गुणनफल, जो होगा ऋण 4x का वर्ग गुणा 25x। तो यहाँ हमें मिलेगा ऋण 4x का वर्ग, इसमें हम गुणा कर रहे हैं 25x। तो ये हो गया हमारा दूसरा गुणनफल, और इसमें हम जोड़ लेंगे हमारा तीसरा गुणनफल, जो होगा ऋण 4x का वर्ग गुणा करना है हमें इस तीसरे पद से, और ये तीसरा पद है यहाँ पे, इसका चिन्ह भी हमें ध्यान देना है, ये यहाँ पे ऋण 7। तो हमारा तीसरा गुणनफल होगा यहाँ पे ऋण 4x का वर्ग गुणा ये है यहाँ पे ऋण 7। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुणनफल। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम संख्याओं को अलग से गुणा कर लेते हैं और इन चरों को अलग से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है यह है ऋण 4, और इसमें हमें यहाँ पर गुणा करना है 3, और यहाँ पर है हमारे पास गुणा x का वर्ग गुणा x का वर्ग। आगे हमारे पास धन, यहाँ पर संख्या है हमारे पास ऋण 4 गुणा 25, तो यह है ऋण 4, और इसमें हमें गुणा करना है 25, और जो चर हैं यहाँ पर वो है x का वर्ग गुणा x, तो यहाँ आएगा गुणा x का वर्ग गुणा x। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास धन, और संख्या है हमारे पास ऋण 4 गुणा ऋण 7, तो यहाँ आएगा ऋण 4 गुणा ऋण 7, और यहाँ पर जो चर है वो हमारे पास है गुणा x का वर्ग। तो अब ऋण 4 गुणा 3 ये हो जाएंगे ऋण 12, तो यहाँ आएगा ऋण 12 x का वर्ग गुणा x का वर्ग, ये होगा x की घात 4। आगे है हमारे पास ऋण 4 गुणा 25 यानी कि होंगे ऋण 100, और यहाँ पर है धन गुणा ऋण 100, ये हो जाएंगे ऋण 100। तो यहाँ पर हमें मिलेगा ऋण 100, और यहाँ पर हमारे पास x का वर्ग गुणा x, यानी ये होगा x का घन यानी कि x की घात 3। आगे हमारे पास ऋण 4 गुणा ऋण 7, तो ये हो जाएंगे धन 28, और यहाँ पर है धन गुणा धन 28, यानी ये होगा धन 28। यहाँ पर है हमारे पास x का वर्ग। यहाँ पर हमारे पास एक द्विपद है जिसे हमें गुणा करना है एक त्रिपद से। तो यहाँ पर हम बंटन धर्म का उपयोग करके इन दोनों पदों को इस त्रिपद पे बांट सकते हैं। तो यहां पर पहले हम इस 10a को गुणा कर लेंगे इस त्रिपद से, और फिर हम इस ऋण 3 को गुणा कर लेंगे इस त्रिपद से। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें ये बराबर मिलेगा, पहले हमें यहां पर 10a को गुणा करना है
इस त्रिपद से तो ये होगा 5 गुणा a का वर्ग धन 7a ऋण 1। और फिर हमें इस ऋण 3 को गुणा करना है इस त्रिपद से, तो ये होगा यहां पर 5 गुणा a का वर्ग धन 7a ऋण 1। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये यहां बराबर हमें मिलेगा। अब यहां पे फिर से ये 10a बट जाएगा इस त्रिपद पे, तो यहां पर सबसे पहले हमें मिलेगा 10a गुणा 5a का वर्ग, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5, ये हो जाएंगे 50, और a गुणा a का वर्ग ये हो जाएगा a की घात 3। फिर 10a गुणा होगा 7a से, तो 10a गुणा 7a, यहां पर 10 गुणा 7 ये हो जाएंगे धन 70, और a गुणा a हो जाएगा a का वर्ग। और फिर 10a गुणा होगा ऋण 1 से, तो ये हो जाएगा ऋण 10a। और यहां पर फिर से ये जो ऋण 3 है ये बढ़ जाएगा इस त्रिपद पे, तो इन तीनों पद से गुणा होने पर हमें मिलेगा ऋण 3 गुणा 5a का वर्ग, तो ऋण 3 गुणा 5 ये हो जाएंगे ऋण 15, और यहां पर है हमारे पास a का वर्ग। फिर ऋण 3 गुणा होगा धन 7a से, तो ऋण 3 गुणा 7 ये हो जाएंगे ऋण 21, और यहां पर है हमारे पास a। और आखिर में ऋण 3 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा धन 3। तो ये गुणा तो हो चुका है, चलो इसे सरल कर लेते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो सरल करने के लिए मैं यहां पर समान घात वाले पदों को जोड़ लेता हूं। तो यहां पर a की घात 3 वाला एक ही पद है जो है यहां पर ये, तो इसे मैं लिख देता हूं कि ये है 50 a की घात 3। फिर आगे बढ़ते हैं और a की घात 2 वाले पद लेते हैं, तो यहां पर ये है धन 70 a की घात 2, और यहां पर है हमारे पास ऋण 15 a की घात 2। तो 70 a का वर्ग ऋण 15 a का वर्ग ये हो जाएंगे 55 a का वर्ग, तो यहां पर हमें मिल रहा है धन 55 a का वर्ग यानी कि a की घात 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं और a के पद लेते हैं, तो यहां पर है हमारे पास ऋण 10a, और यहां पर है हमारे पास ऋण 21a। तो ऋण 10a ऋण 21a ये हो जाएंगे कुल ऋण 31a। और आखिर में हमारे पास ये अचर बच रहा है धन 3, तो इसे भी मैं यहां लिख देता हूं, तो यह है धन 3। तो हमने इस द्विपद को इस त्रिपद से गुणा करके इसे सरल करके लिख दिया। Tele Covid ka na rin. Yan na.
पुरस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। आज हम साइंस के एक नए अध्याय चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हमारा पर्यावरण मतलब पर्यावरण के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि सारे जीव जंतु जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों से सभी जीवित व्यक्तियों का निर्माण होता है। और क्या ये जीवित व्यक्ति से जो बनते हैं क्या वो कभी मर जाते हैं? तो फिर वो कहाँ जाते हैं? तो हम देखते हैं कि वो मरकर भी इसी दुनिया में रहते हैं और उनका जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह टूट टूट कर छोटा होता है, सरल रूप में आता है और फिर वो वापस मिट्टी में या इसी पर्यावरण में मिल जाता है। पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण की संरक्षण ज़रूरी है। अब इन सभी चीज़ों में सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो वह सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हमें घेरे हुए हैं वह पर्यावरण कहलाता है। जैसे कि इसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, पानी, तापमान, पहाड़, नदियाँ, सारी चीज़ों का सम्मिलन होगा। अब यह जो सारी चीज़ें एक जगह पे हैं तो वह एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, ना कि एक दूसरे को तकलीफ़ देंगी। तो हमारे पर्यावरण में जब हम एक साथ सारे जीव जंतु और भौतिक और कारणों के साथ रहते हैं तो हम देखते हैं कि वह सभी हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कंटेंट कौन कौन से हैं? पर्यावरण वह सभी चीज़ें जो हमें घेरे रहती हैं। सभी अजैविक और जैविक घटक इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। आगे हम जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे और पारितंत्र या इकोसिस्टम जो है वो कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद है एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, जिससे आहार श्रृंखला और आहार जाल बनते हैं। इसे भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद है कि एक पारितंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। और अंत में हम देखेंगे कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में क्या गिरावटें आ रही हैं, वह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन सी वो समस्याएं हैं? जैसे ओजोन परत का ह्रास और कचरे का निपटान। इन सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को इफेक्ट पहुंचाती हैं उसके बारे में अब हम विस्तार से एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पारितंत्र या इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको कि डिफाइन करता है कि वह एक घर है। जैसे इकोसिस्टम ग्रीक वर्ड इकोस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है हाउस या घर। तो हम देखते हैं कि वैसा स्थान जहाँ पे कि हम रह रहे हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं।
लेकिन एक पारितंत्र या इकोसिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं तो आखिर उसमें मौजूद सारे जीव जंतु और अजैविक घटकों के बीच में जो इंटरैक्शन है आखिर वो क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि बेस्ट इंटरैक्शन का जो मॉडल है वो किस लिए है, भोजन के लिए। तो इसलिए इकोसिस्टम को वेल डिफाइंड किया गया है कि ईट हम क्या खाते हैं और बी ईटन हमें कौन खा जाता है। मनुष्य पे ही मत लीजिए, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी के रूप में देखिए कि क्या छोटे जीव जंतु क्या खाते हैं और उन्हें कौन खा जाता है। इसी से यह फूड चेन का इंटरैक्शन इकोसिस्टम में मौजूद है जो सारे घटकों को एक साथ मिला के जोड़कर रखता है। तो अब हम सबसे पहले पारितंत्र या इकोसिस्टम को समझते हैं। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों क्या होते हैं? जैविक घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीवी, अन्य प्रकार के जीव हैं। अजैविक घटक में हवा, पानी, तापमान, पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें आती हैं। तो इस प्रकार हम पारितंत्र या इकोसिस्टम के डेफिनेशन से यह देखते हैं कि जीव जंतु पौधे के बीच में जो यह परस्पर इंटरैक्शन होता है वह प्रकृति में संतुलन को बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि पौधे और जीव और मानव दोनों के तीनों के बीच में कोई संतुलन नहीं है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वह इकोसिस्टम मान्य नहीं हो पाएगा। अब जब पारितंत्र की बात हम करते हैं तो वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि एक नदी, एक झरना, तालाब, बगीचे, खेत इत्यादि जो है वह पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब एक एक्वेरियम को लीजिए जो हमारे घर में होता है। अक्सर जहाँ पे देखते हैं हम कि उसमें हम नीचे में पत्थरें लगाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, उसमें मछलियों को रखते हैं। क्या अगर हम उसमें कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा के रखते हैं और उसे ऑक्सीजन की सप्लाई अलग से देते हैं तो वह मछली उसमें जीवित रह पाती है। लेकिन अगर हम उसमें पेड़ पौधे लगा दें जो कि रियल हैं तो वह क्या करेंगे, वह उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था उस पानी में उस मछली के रहने के लिए कर देंगे और साथ ही साथ भोजन का भी। तो यह भोजन की व्यवस्था जो मछलियों की गई पेड़ पौधों के द्वारा, अब जो उनका मल मूत्र होगा वह कैसे जाएगा, तो उसको भी साफ करने के लिए हम तो उसे साफ करते हैं, लेकिन अगर वह प्राकृतिक रूप से मौजूद है तो उनको साफ करने के लिए भी कुछ जीव होते हैं जो कि पर्यावरण के कचरे को साफ करते जाते हैं। अत्यधिक कचरा होने पर तभी फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कि सॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह एक्वेरियम को हम साफ करते हैं, क्या उस प्रकार प्रकृति को हम साफ करते हैं? तो नहीं ना। तो इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं वह हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि यह बायोटिक यानी जैविक और अबायोटिक यानी अजैविक जो घटके हैं, कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वह एक दूसरे पे किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। तो हम इसके पहले देखते हैं कि इकोसिस्टम या पारितंत्र कितने प्रकार का होता है। तो अब हम देखते हैं कि पारितंत्र के कौन से प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र की बात करें तो वह पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, मतलब जो ऑलरेडी हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लीजिए जंगल। जंगल तो किसी ने बनाया नहीं, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको खाने वाले छोटे जानवर हैं, छोटे जानवर को खाने वाले बड़े जानवर हैं, और वह फिर मृत्यु के बाद जंगल में ही अपने आप को विघटित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जंगल एक इकोसिस्टम या पारितंत्र हुआ। उसी प्रकार से जब हम झील की बात करते हैं तो हम झील में क्या देखेंगे कि वहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पेड़ पौधे भी हैं, छोटे जीव हैं, बड़े जीव हैं, और वह सब आपस में मिलजुल कर प्रकृति में एक संतुलन
बनाए हुए हैं, जिसे कि हम पारितंत्र का मेन मोटो समझते हैं कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र झील और जंगल में आसानी से हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार जब हम मानव निर्मित पारितंत्र की बात करते हैं तो वह पारितंत्र जिसको कि मानव ने निर्मित किए हैं, जैसे खेत और बगीचा। अब आप कहेंगे कि खेत तो हमने बनाया लेकिन इसमें तो जीव जंतु हमने नहीं बनाए। तो ऑलरेडी उस मिट्टी में जो छोटे जीव मौजूद है और इस खेत में जो अनाज उगाए गए वह आगे जाके किसने खाए? पहले तो गोदाम में छोटे चूहे खाएंगे, उसके बाद फिर उस अनाज को जब हम अपने मानव ग्रहण करता है और फिर उसको आगे ले जाता है, तो खेत भी एक मानव निर्मित पारितंत्र हुआ। उसी प्रकार से बगीचे का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। उसमें भी हम देखेंगे कि यह जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स हैं, ये सारे इसमें भी मौजूद होते हैं और वह एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार मानव निर्मित इकोसिस्टम और प्राकृतिक इकोसिस्टम दोनों भिन्न हैं, लेकिन दोनों के उदाहरण सहित हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम पारितंत्र के क्या घटक या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इकोसिस्टम या पारितंत्र के घटक मुख्यतः दो भाग में बटे होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। सबसे पहले हम अजैविक घटक को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पारितंत्र के कौन कौन से घटक हैं, इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो एक पारितंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। तो अब हम सबसे पहले अजैविक घटक के बारे में देखते हैं। अजैविक घटक वह घटक होते हैं जो कि जीवित नहीं होते हैं, जैसे कि सूर्य की रोशनी, जल, हवा, तापमान, पहाड़, नदियाँ, उस तरह की चीज़ें। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सनलाइट या सूर्य की रोशनी क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों की ज़रूरत के अनुसार ही उसको उपयोग में लाते हैं, इसलिए सूर्य की रोशनी पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है भोजन बनाने के लिए। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि सबसे पहला नीड जो है वह भोजन का ही है। तो अगर सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो पौधे जो होते हैं वह क्या है, वो भोजन नहीं निर्माण कर पाएंगे और पौधे ही हमारे भोजन का आधार होते हैं। इस दुनिया में मौजूद सभी जीव जंतु के लिए पौधे किसी न किसी रूप में भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार सूर्य की रोशनी एक अजैविक घटक है जो कि पारितंत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं हवा की। हवा क्यों ज़रूरी है? हवा जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे ऑक्सीजन मानव और जीव जंतुओं के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पानी की। पानी क्यों ज़रूरी है? पानी में से ही तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वो पौधे द्वारा शोषित किए जाएंगे और भोजन का निर्माण हो सकेगा। उसी प्रकार तापमान भी इसलिए ज़रूरी है ताकि वो एक ऐसा माहौल बना सके जिसमें कि बहुत सारी जैविक घटनाएं जो बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं, मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं वह हो सके। और उस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे अजैविक घटक पारितंत्र में मौजूद होते हैं जो कि इसके संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट को हम चार भाग में बांटते हैं। पहला पौधे, दूसरा छोटे जीव जैसे कि कीड़े मकोड़े, खरगोश, बकरियां, वो हो गए। तीसरे लेवल पर आ गए हमारा सांप और ईगल्स जो कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बकरियों को खाते हैं। उसके बाद चौथे लेवल के कंज्यूमर्स हो गए हमारे बाघ, शेर, जो कि उन जानवरों को खाते हैं जो कि उन अपने से छोटे जानवरों को खाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह बायोटिक कंपोनेंट जो है एक बाय एक जो है वो एक लेवल बनाता है। उन सारे लेवलों को मतलब एक सतह को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल, जिसको कि हम थोड़ा आगे में पढ़ेंगे कि यह कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और किस प्रकार
ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वह होता है इन ट्रॉफिक लेवलों में। अब इसके बाद हम पहले ये देखते हैं कि क्या ये जैविक घटक जो हैं वह भी किस प्रकार से आगे विभक्त किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जैविक घटक को आगे हम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में डिवाइड करते हैं। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं और अपघटक क्या होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट आगे जाके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में डिवाइड किया होता है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके आगे भी कोई इसका प्रकार है। तो हाँ, कंज्यूमर को भी हम आगे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी 4 कंपोनेंट में बांटते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि पारितंत्र का मुख्य आधार जो है वह भोजन है, तो हम देखते हैं कि आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर के बारे में। सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। तो यहाँ परिभाषा से ही हमें ज्ञात होता है कि उत्पादक यानी उत्पन्न करने वाला, भोजन उत्पन्न करने वाला जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वह क्लोरोफिल और अकार्बनिक पदार्थों के मौजूदगी में सूर्य की रोशनी के द्वारा जो उसे मदद मिलती है उससे वह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। तो इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। दूसरा है उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि वह अपना भोजन खुद नहीं बना पाते और पौधों पे निर्भर रहते हैं। वो कंज्यूम करते हैं दूसरे के बने भोजन को, इसीलिए उन्हें कंज्यूमर या उपभोक्ता कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स जो हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अब इन सबको हम एक एक बार देखते हैं। पहला कंज्यूमर होता है शाकाहारी या हर्बीवोरस। शाकाहारी से आप क्या समझ रहे हैं? वह कंज्यूमर जो कि पेड़ पौधे पे डायरेक्ट यानी परोक्ष रूप से निर्भर रहता है और वह सिर्फ हरे पेड़ पौधे या पेड़ पौधों से बने चीज़ों को ही वह खाता है, वैसे जीव को शाकाहारी कहते हैं या हर्बीवोरस। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि बकरी, खरगोश, जिराफ, भेड़ और हिरण। इस तरीके के जो जानवर होते हैं वह सिर्फ हरे पेड़ पौधे का ही अपना भोजन बनाते हैं। अब इसके बाद दूसरे कौन से कंज्यूमर हैं? मांसाहारी, यानी वैसे जीव जो कि मांस खाते हैं, दूसरे छोटे जीवों को खाते हैं और उनके मांस से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मांसाहारी या कार्निवोरस कहते हैं। उसके कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे बाघ, शेर, वॉलरस, पेंगुइन, फॉक्स और सांप। इस तरीके के जानवर, जंगली जानवर जो कि मांस खा के अपने जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें कार्निवोरस या मांसाहारी कहते हैं। अब तीसरे में आते हैं सर्वाहारी या ओमनीवोरस। वो क्या होते हैं? जो जीव पेड़ पौधे और मांस दोनों प्रकार के भोजन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें सर्वाहारी या ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे मनुष्य, भालू, ऑस्ट्रिच और बंदर। इस तरीके के जानवरों को हम ओमनीवोरस की श्रेणी में रखते हैं। अब चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा
परजीवी या पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट के सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कृमि, गोल कृमि और फीता कृमि, लीच, अर्थवॉर्म्स, ये सारे जो हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। क्या इस उदाहरण से तुम परजीवी के बारे में कुछ समझ सके? तो हाँ, परजीवी वह जानवर या वह जीव होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु परजीवी उस जीव को मारते नहीं हैं, सिर्फ उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स जो है वह 4 होते हैं। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता या कंज्यूमर जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, मांसाहारी यानी कार्निवोरस, सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस और परजीवी यानी कि पैरासाइट। ये ग्रुप हुआ जो कि अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है। अब इसके बाद तीसरा हमारा कौन सा मूल है? अपघटक यानी डीकम्पोजर्स। जब जीव जंतु और पौधे मृत हो जाएंगे तो उसका क्या होगा? तो अपघटक या डीकम्पोजर्स का परिभाषा देखिए। फफूंदी या जीवाणु जो कि मरे हुए जीव के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारा जो शरीर होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, और जब इसको इसी पर्यावरण में विघटित हो जाना है तो वह कैसे होगा? वह इन्हीं डीकम्पोजर्स के द्वारा होगा। जो डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको सरल पदार्थों में तोड़ेंगे और धीरे धीरे वह इसी पर्यावरण में विघटित हो जाएगा, और जो यह पदार्थ है वो कहीं और नहीं जाएगा और इसी पर्यावरण में चक्र बना के वो मौजूद रहेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आहार के आधार पे 3 भागों में जैविक घटकों को बांटा गया है। कौन कौन से थे? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्यावरण किन घटकों से बना हुआ है और इस घटक का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आगे हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से फूड चेन और फूड वेब का निर्माण होता है। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना
कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा, ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है।
धोकर हाथ पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।